बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 70वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग पुखराज पर्वत अंतर्गत पुखराज की चांदनी से होते हुए पुखराजी ताल का प्रसंग चल रहा है। तो कल विशेष करके हमने उत्तर पश्चिम की घाटी का वर्णन किया। उसके पश्चात पुखराज जी ताल के प्रसंग में पुखराज जी के चांदनी के पूर्व दरवाजा के सामने में एकत्रित जल दो भाग में विभक्त होकर के आधा जल संपूर्ण महलों के भौम भौम को सिंचन करते हुए बंगला के चबूतरा से फिर पुखराज और बंगला के चबूतरा के बीच के कुंड में पड़ करके पूर्व की तरफ के नहर के द्वारा गए, ये वर्णन किया। फिर आधा जल पुखराज के चांदनी के पूर्व दरवाजा के सामने में ताल महल के ऊपर आए हुए जबीर के महल के साथ में जो 400 कोस के चौड़ाई में 8 थंबों के हार के द्वारा जो 7 दहलान बने हैं, इसी के ऊपर से जो 4 नहर के माध्यम से जल जा कर के 20 भौम ऊपर से नीचे ताल में जल उतरने का प्रसंग, और ताल के चारों तरफ 980 भौम तक ताल महल और उससे ऊपर 20 भौम तक जबीर का महल, ये सारी शोभा को वर्णन किया। और कल मैंने अंतिम में कहा था अब आगे वृत्ति के शब्द के द्वारा पुखराजी ताल का प्रसंग अध्ययन करेंगे करके। तो उस हिसाब से आज अब प्रारंभ में पुखराजी ताल का ये प्रसंग जो भी कल हमने वर्णन किया उसको वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करना है। परंतु ये वृत्ति के शब्द से पुखराजी ताल का प्रसंग हम बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पुखराजी ताल करके जो हेडलाइन के ऊपर वृत्ति वर्णन प्रारंभ करते हैं, तो ही ताल का प्रसंग आगे वर्णन करते करते, जैसे कि कल ही हमने कहा, पुखराजी ताल से यह जल फिर पूर्व की तरफ जा करके अधबीज के कुंड में उतरते हैं। तो वो ताल का वर्णन करते करते आगे पूर्व की तरफ जा करके अधबीज के कुंड में शोर झरना के रूप में 480 भौम नीचे जल उतरने की ये सारी बातें पुखराजी ताल के प्रसंग में ही वृत्ति में वर्णन हुआ है। तो इसीलिए वो पुखराजी ताल प्रसंग में जितने भी वर्णन हुए हैं वृत्ति के शब्द, उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले अधबीज के कुंड के विषय में भी जानना होता है। वैसे अब ये पुखराजी ताल के बाद तुरंत प्रसंग आ रहा है अधबीज का कुंड। इसीलिए अब पहले हम
अद्विज के कुंड का वर्णन करेंगे। उसके बाद में फिर पुखराजी ताल और अद्विज का कुंड प्रसंग वृत्ति के द्वारा एक साथ में अध्ययन करेंगे। तो ये दोनों प्रसंग एक आपस में जुड़ जाता है, तो उस हिसाब से समझने में सहज रहता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम आज अद्विज के कुंड से प्रारंभ कर रहे हैं। फिर ये अद्विज के कुंड में वो ताल का जल किस तरह से आते हैं ये सारा वर्णन करेंगे। उसके पश्चात ताल सहित अद्विज के कुंड को वृत्ति के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो अब आइए हम चलते हैं अद्विज के कुंड की तरफ। तो अद्विज के कुंड के प्रसंग में अब तक हमने तरहट्टी का वर्णन किया और तरहट्टी के ऊपर भौम्बर ऊंचा चबूतरा का वर्णन किया। उसके बाद तो इधर पुखराज जी और बंगला के ऊपर के महलों की शोभा को वर्णन किया। फिर इसी के ऊपर हजार होम विस्तार करके फिर पुखराज के चांदनी में आकाशी महल, फिर वहां से उतर करके घाटी का वर्णन होते हुए बंगला के ऊपर ताल महल, इसका वर्णन किया। तो अब अद्विज के कुंड के प्रसंग में हमें नीचे चबूतरा से ही देखना है। तो अब देखिए, जैसे कि ये पुखराज का गोल चबूतरा है, यहाँ जितना नक्शा जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये पुखराज के विषय में तो हमने पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। तो ये पुखराज के गोल चबूतरा और बंगला के चौरस चबूतरा के बीच में यहाँ एक जल का कुंड है, और ये बंगला का चौरस चबूतरा है। तो ये बंगला के चौरस चबूतरा के ऊपर भी बंगला 5 भौम ऊपर जा करके फिर उसके ऊपर मध्य भाग में कुंड, और ये छज्जा बढ़ते बढ़ते 250 भौम तक जा करके फिर ऊपर ताल महल, उसके ऊपर जवेर का महल, ये सारा वर्णन किया। अब इसके पश्चात नीचे चबूतरा में ही देखेंगे तो ये बंगला के चबूतरा से पूर्व तरफ बंगला के चबूतरा के 1/3 मतलब 3 भाग में 1 भाग। इसका अर्थ बंगला का चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस का था। उसके पूर्व तरफ ये अद्विज के कुंड का चबूतरा 33,333 कोस का लंबा चौड़ा है। और तरहट्टी का भी वर्णन किया हमने। और जैसे चबूतरा से बात कर रहे हैं तो ये बंदिश का रोष जो है, ये बंदिश का रोष भी है, और ये पुखराज से होते हुए बंगला से होते हुए ये बंदिश का रोष है। और अद्विज के कुंड के चबूतरा के साथ में जुड़ करके फिर पूर्व में ढापी चबूतरा ये भी है। अब ये अद्विज के कुंड का चबूतरा अथवा भीतर तरहट्टी का वर्णन प्रसंग में पहले ही वर्णन हुआ है कि इसका लंबाई चौड़ा कितना बताया, 33,333 कोस का लंबा चौड़ा है। हाँ, 400 कोस की दूरी पर ऐसे गुर्ज है, तो चारों तरफ में दरवाजा जिससे अंदर जा सकते हैं तरहट्टी में। तो एक दिशा में 81 दरवाजा की बात होगी, तो ऐसे चारों तरफ है। ये गुर्ज के दाएं बाएं की सीढ़ी के द्वारा जा सकते हैं। तो ये ऊपर चबूतरा जो है, चबूतरा का लंबाई चौड़ाई भी 33,333 कोस है। यहां तक हमने पहले ही वर्णन किया। अब आगे ये अद्विज के कुंड के चबूतरा के ऊपर की शोभा क्या है, ये वर्णन को प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें बंगला के चबूतरा के हिसाब से ही समझना होता है। तो बंगला के चबूतरा जो 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था, इसको भी 3 हिस्सा किया था, और बाहर के हिस्सा में चारों तरफ 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ आया था, और मध्य तीसरे हिस्सा में 48 के 48 सारे बंगला, 48 के 48 सारे चेह बच्चा आया था, है ना। तो इसी तरह से ये अद्विज के कुंड के चबूतरा में देखिए, इसको भी 3 हिस्सा किया है। देखिए, इस तरह से ये 3 हिस्सा किया। इसको एरिया अलग समझने के लिए मैंने यहाँ इस तरह से लाइन खींच दिया हूं। 1 2 3, इधर से भी देखिए 1 2 3। अब देखिए, अद्विज के कुंड का पूरा चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 33,333 कोस है। तो इसको 3 हिस्सा करते समय
11,111, 11,111, 11,111 होता है। उसमें से बाहर की तरफ के हिस्सा, एक तरफ जैसा होगा चारों तरफ वैसा ही होगा, तो ये बाहर की तरफ के हिस्सा में, बंगला के बाहर की तरफ के हिस्सा में जिस तरह से 5 पेड़ 4 फील्ड 5 पेड़ आया था, बिल्कुल उसी तरह से ये अद्विज की कुंड के चबूतरा के भी बाहर की तरफ हिस्सा में 5 पेड़ 4 फील्ड और 5 पेड़ ही है। कहने का अर्थ, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 पेड़, 1 2 3 4 फील्ड 1 2 3 4 5 पेड़, ठीक है, 5 पेड़ 4 फील्ड 5 पेड़। ये अब पूरा चारों तरफ घूम करके आया है। बंगला में भी तो ऐसा ही तो था ना, यहाँ मध्य तीसरे हिस्सा में बंगला 6 बच्चा और इसके बाहर चारों तरफ 5 पेड़ 4 फील्ड 5 पेड़ था। सेम ऐसे ही यहां 5 पेड़ 4 फील्ड 5 पेड़ चारों तरफ है बाहरी भाग में, जिसका ऊपर ऊपर 5 भूम 6 चांदनी तक है, ठीक है। अब मध्य तीसरे हिस्सा में क्या है, अब हम इसका वर्णन करेंगे। यहां पूरा नक्शा बन नहीं पाएगा, मैं थोड़ा सा एक नमूना बताता हूं, बाकी शब्द के द्वारा वर्णन करता हूं, उस हिसाब से पकड़ना होगा, ठीक है। अब ये मध्य के हिस्सा में भी बंगला के चबूतरा के मध्य के हिस्सा की तरह ही बगीचा ही है। तो आपको याद है ना, यहां बंगला के चबूतरा के मध्य हिस्सा में 96 की 96 हारे बगीचा बनाए थे। ठीक इसी तरह ये अद्विज के कुंड के चबूतरा के मध्य तीसरे हिस्सा में भी बगीचा ही है। वो बगीचा 27 की 27 हारे बगीचा है। तो इसीलिए अब यहां पर मैं बगीचा बना रहा हूं, ऐसे बगीचा इस तरह से। अब ये तो खाली मैं एक नमूना बना रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे बगीचे 1 2 3 4 5 6 करते 27 की, 1 2 3 4 5 करते 27 की 27 सारे बगीचा है मध्य तीसरे हिस्सा में, पूरा बगीचा। अब प्रत्येक एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब ऐसे बगीचे हुए तो यहां पर पूरा चहे बच्चा का अगर गिनती करें तो 27 के 27 सारे बगीचा में एक साथ में पूरा चहे बच्चा गिनती करें तो कितने चहे बच्चा होते हैं? 28 के 28 सारे चहे बच्चा होते हैं, ठीक है। ये बगीचा बोलते हैं, यहाँ नहर कोने में चहे बच्चा, ये तो सब आप समझते ही है, ऐसे तो हर जगह में वर्णन करके आया है। इसीलिए ये मध्य तीसरे हिस्सा में जैसे कि कहा 27 के 27 हारे बगीचे, जिसमें पूरा चहे बच्चा देखेंगे तो 28 के 28 हारे चहे बच्चा, ठीक है। अब ये बगीचा जो 27 की 27 हारे हैं, उनमें से मध्य का एक बगीचा को लेना है। मान लीजिए ये मध्य का एक बगीचा, यहां मैं बार बार बोल रहा हूं, खाली नमूना से ही वर्णन कर रहा हूं। मध्य का एक बगीचा जो है ना 400 कोस का लंबा चौड़ा, वो मध्य के एक बगीचा के भर में एक जल का स्तून है। अब ध्यान से समझ लीजिए, हाँ, पहले हमने तरहट्टी का वर्णन करते समय ये जल स्तून के विषय में वर्णन नहीं किया है, परंतु अब मैं बोल रहा हूं चबूतरा से वर्णन करते समय चबूतरा के मध्य भाग में जो बगीचा है उसके भी मध्य के बगीचा, एक बगीचा के लंबाई चौड़ा यानी कि 400 कोस का लंबा चौड़ा एक जल का स्तून ऊपर को गया है, जो तरहट्टी से ही शुरू हुआ है। समझ में आई बात? तो तरहट्टी के मध्य में वो एक तालाब था ना, जल का कुंड, वो तो विशाल रूप में है। विशाल रूप में मतलब कितने एरिया में? अद्विज की कुंड की तरहट्टी का लंबाई चौड़ाई 33,333 कोस, उसमें से मध्य का ताल 11,111, एक तिहाई में है ना। तो ताल तो ये ऊपर बगीचा का पूरा एरिया नीचे ताल में है, ताल मतलब कुंड,
उसके मध्य भाग में 400 कोष का लंबा चौड़ा एक जल का स्तून तरहट्टी से ऊपर आया। तो ऊपर आते समय ये संपूर्ण बगीचों के मध्य में वो स्तून प्रकट हुआ और 28 के 28 सारे बगीचों में से मध्य का एक बगीचा का हिस्सा वो बृहद जल का स्तून ने लिया। ठीक है, अब ये बगीचा और मध्य में जल का एक स्तून हुआ, यहां तक आप समझ गए। अब ये प्रत्येक चेहे बच्चा मतलब ऐसे चेहे बच्चे कितने बताए हैं? 28 के 28 सारे चेहे बच्चा बताया है ना। ये प्रत्येक चेहे बच्चा से अभी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, चबूतरा के ऊपर की शोभा वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए ये 28 के 28 सारे चेहे बच्चा में 28 के 28 सारे थंब लगे हैं। ठीक है, तो ये है एक भौम की शोभा। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूं। हाँ, ये अद्वित की कुंड की चबूतरा में जाए तो बाहर के हिस्सा चारों तरफ 5 पेड़ 4 5 पेड़ है। मध्य तीसरे हिस्सा जो 11,111 कोष का लंबा चौड़ा जगह है, इसमें 27 के 27 सारे बगीचा है। उसमें 28 के 28 हारे चेहे बच्चे में 28 के 28 हारे ही थंब लगे हैं जो ऊपर को गया है। और इन बगीचों में से मध्य का एक बगीचा 400 कोष का लंबा चौड़ा, एक बगीचा बराबर का एक बृहद जल का स्तून ऊपर को गया है। यह है एक भौम की शोभा। ठीक है, ऐसे ऊपरा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी तक गया है। ये जो शोभा वर्णन किया, चारों तरफ 5 पेड़ 4 फिलपाई और 5 पेड़, मध्य में बगीचा, बगीचा के मध्य में बृहद जल स्तून और चेहे बच्चा से थंब गया करके जो वर्णन किया, ये ऊपर 5 भौम छठी चांदनी तक जाता है। ये इसको दिल दिमाग में बिठाइए। अब जिस तरह से ये बंगला का 5 भौम छठी चांदनी जाने के बाद इसके ऊपर पूरा एक ही छत बराबर रूप में आया था, ठीक उसी तरह से ये अद्वीज के कुंड में भी 5 भौम छठी चांदनी जाने के बाद इसके ऊपर पूरा एक ही छत, ये 33,333 कोष का लंबा चौड़ा बराबर में एक साथ में आया। लेकिन मध्य में एक बृहद जल का स्तून है, इसके ऊपर छत नहीं आएगा। छठी चांदनी में भी दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी भौम, छठी चांदनी, सब में ये जल का स्तून खुला है। और ये जल के स्तून के विषय में और एक शब्द बता दूं, अब तक हमने अन्य जगह में भी जल स्तून के विषय में वर्णन तो किया है। अन्य जगह मतलब कहां कहां? जैसे रंगमहल का वर्णन किया तो रंगमहल के मध्य में 9 चौके चारों कोण में जल स्तून, वहां पर भी जल स्तून आया। 24 हांस का महल का वर्णन किया तो 24 हांस के महल के मध्य में जल का स्तून जो ऊपर चांदनी तक गए, वहां पर भी जल स्तून का वर्णन किया। पुखराज जी के ही प्रसंग में देखे तो मध्य का पेड़ से जल स्तून के द्वारा 8 लाख कोष यानी कि 2000 भौम ऊपर तक जल गए, वहां पर भी जल स्तून की बात आई। तो इससे पहले जितनी जगह में जल स्तून का वर्णन किया, उन सब में नीचे जमीन से जल ऊपर की ओर जाते थे, यह वर्णन किया है। लेकिन ये अद्विज के कुंड के प्रसंग में ये बृहद जल स्तून जो हम अभी यहां वर्णन कर रहे हैं ना, इसमें नीचे से ऊपर जल नहीं जाएगा। मानो तो अभी के लिए आप जल स्तून बना के रखिए, इसको खाली छोड़ दीजिए। अभी नीचे से ऊपर की ओर जल नहीं आया है, इसमें ऊपर से नीचे जल उतारना है। तो उसके लिए अभी बता के रख दो, तो ताल का जल अद्विज के कुंड की तरफ आकर के ऊपर से झरना के रूप में उतरते हैं और बाद में इसी स्तून के द्वारा होकर के नीचे उतरते हैं। इतना भी बता के रख दिया हूं। तो जल स्तून तो कहा, लेकिन ये ऊपर से जल उतारने के लिए है। तो इस तरह से इसको 5 भौम छठी चांदनी तक का हमने वर्णन किया। ये हुआ चबूतरा के ऊपर 5 भौम छठी चांदनी की शोभा अद्विज के कुंड की। ठीक है, अब छठी चांदनी से ऊपर इसकी बनक परिवर्तन हुआ है।
ठीक है। अब ये 5 भूम तक की ये शोभा है, इसको ऐसे रखना है क्योंकि बाद में आपको नोट करना है। अगर मेरे हिसाब से होता इसको साफ करके ये छठी चांदनी करके इसी के ऊपर नक्शा बना सकता हूं, है ना, परंतु आपको फिर बाद में पहले का क्या था ये कंफ्यूज होगा, तो इसीलिए इसको ऐसे रखना है। तो अब इसके छठी चांदनी से ऊपर की शोभा वर्णन करने के लिए मैं अब ये जगह को लेता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, फिर ऐसा मत सोचना कि अद्विज का कुंड का वर्णन होते होते बंगला की तरफ वर्णन होने लगा, ऐसा नहीं। यहाँ बोर्ड की जगह को देखते हुए अब ये छठी चांदनी के एरिया यही है 33,333 कोस का ही एरिया, उसके ऊपर की शोभा वर्णन करना है। तो उसके लिए अब ये अद्विज कुंड के साथ में बंगला का लोकेशन बताने के लिए ये एक बार जोड़ दिया ही हूं। अब इसको तो नोट करने के लिए आपको यहाँ नक्शा रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ ही जाते हैं। अब देखिए ये नक्शा से बताता हूं मैं इसको, मानिए ये 5 भूम छठी चांदनी जो कहा ना, इसके ऊपर की छठी चांदनी ये है, ये छठी चांदनी है, ठीक है। अब छठी चांदनी के विषय में कहूं तो इसमें भी देखिए बंगला का वो 5 भूम छठी चांदनी था ना, वो चांदनी के साथ में ये चांदनी मिल गया है। फिर जैसे चबूतरा चबूतरा मिला था ना, ऊपर इसकी चांदनी चांदनी मिलते हैं। अब ये छठी चांदनी से ऊपर की शोभा अद्विज कुंड में क्या है, तो इसमें भी 3 खंड ही होता है होने में, इसीलिए इसको भी हम 3 भाग ही कर देंगे। देखिए ये बाहर का हिस्सा दोनों तरफ का, इधर दोनों तरफ का, और मध्य का हिस्सा छठी भूम अथवा छठी चांदनी से ऊपर अब वर्णन कर रहा हूं मैं। अब नीचे 5 भूम तक देखे तो यहां क्या था, 5 पेड़ 4 पेड़ 5 पेड़ चारों तरफ, और नीचे 5 भूम में यहां मध्य में क्या था, ये 27 के 27 सारे बगीचा, जिसके 28 के 28 सारे चेह बच्चा में 28 के 28 सारे थंब, और उसके मध्य भाग में जल का बृहत स्तून। तो ये छठी चांदनी तक आते समय भी जैसे कि मैंने पहले कहा, जल का स्तून ये खुला रूप में आया है। अब ये छठी चांदनी के ऊपर की शोभा देखिए, इसके बाहरी तरफ जैसे नीचे 5 पेड़ 4 फिलपाए 5 पेड़ था ना, उसके सीधा ऊपर ये छठी भूम से, अब छठी चांदनी कहते हुए भी मैं अब छठी भूम बोल रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि चांदनी होकर के वहीं पर नहीं रुका है ना, बनक में परिवर्तन हुआ, लेकिन यहां से भी ऊपर ऊपर जाते हैं, इसलिए इनके हिसाब से देखें तो 5 भूम छठी चांदनी, लेकिन समग्र में अद्विज के कुंड के प्रसंग देखेंगे तो इसको छठी भूम बोलना पड़ेगा। तो 5 भूम तक के एक शोभा हुआ। अब छठी भूम में क्या है, नीचे ये 5 भूम तक जहां पर 5 पेड़ आया था ना, उसमें 5 पेड़ ही आता है, ठीक है, और भीतरी तरफ 5 पेड़ आया था, उसमें भी 5 पेड़ ही आता है। अब मध्य में जहां 4 फिलपाई आए थे ना, यहां पर महल का आर आता है, इसलिए देखिए ये अब छठी भूम से ऊपर की बात बोल रहा हूं मैं। इसको देखने से कहां की शोभा याद आ रही है आपको, 980 भूम के ऊपर जवेर का महल और दाएं बाएं वन यानी कि वृक्ष, ऐसे ही था ना, जो हमने कल वर्णन किया था। तो ऐसे देखिए ये, तो ऐसे अब ये महल महल होकर के ऐसे महल गए, ठीक है। छठी भूम से ऊपर की बात है, ये 5 पेड़ के ऊपर 5 पेड़ ही है, नीचे 4 फिलपाई के ऊपर ये महल आया, और फिर भीतर 5 पेड़ के ऊपर 5 पेड़ ही है, बाहर का हिस्सा इस तरह से पूरा हुआ। अब ये मध्य का जो हिस्सा जिसमें नीचे 5 भूम में क्या आया था, बगीचा आया था 27 के 27 सारे। अब इसके ऊपर छठी भूम से क्या होगा, देखिए मध्य का जल का बृहत स्तून, स्तून के रूप में ही जाएगा, ठीक है, और
ये बाकी एरिया, नीचे से देखेंगे तो ये पूरा बगीचा का एरिया था ना, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, और बिल्कुल ये किनार है ना, ये किनार मतलब ये बगीचा का किनार, ये किनार में 3 सीढ़ी ऊंचा एक दीवाल, अब इसको दीवाल बोल रहा हूं, बाद में ये दीवाल में क्या है आपको मालूम पड़ेगा। ये 3 सीढ़ी ऊंचा एक कोष्ठ दीवाल है, ठीक है। इसका मतलब यहां से जाते जाते आपको यहां से 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, 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 ठीक है। ये दीवाल को पार करिए, भीतर तरफ फिर 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, चारों तरफ से उतरे। अब इसके अंदर पूरा जल भरा हुआ है, और मध्य में जो बृहत स्तून ज्यों का त्यों है। इसका अर्थ क्या हुआ, 5 भौम तक जहां पर बगीचा आया था, पूरा बगीचा के ऊपर 6ठी भौम से ये 3 सीढ़ी के ऊंचा एक कोष्ठ दीवाल आने से, उसके अंदर जल होने से, यहां इसको अब ताल बोलूं तो ये कमर तक पानी आता है, ठीक है। और इसके मध्य में ये जल का बृहत स्तून है, ठीक है। और एक पॉइंट, 27 के 27 सारे ऊपर 6ठी भौम से ये शोभा हुआ, तो ये 27 के 27 सारे बगीचा में 28 के 28 सारे चेहबच्चा था, वो चेहबच्चा में 28 के 28 सारे थंब आया था ना, वो थंब निरंतर यहां पर भी आया है, इसीलिए इसमें ऐसे थंब 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 28 के 28 सारे थंब ही आता है जो जल के अंदर डूबे हुए हैं, जो 3 सीढ़ी ऊंचा ये दीवार के कारण अंदर 3 सीढ़ी गहरा। अब इसके हिसाब से बोले तो 3 सीढ़ी गहरा ये जल का कुंड है ना, ये जल के कुंड के अंदर ही 28 की 28 सारे ऐसे थंब है, जो नीचे बगीचा के चेहबच्चा में आया हुआ थंब ही निरंतर ऊपर को गया है। ये है 6ठी भौम की बात। फिर से एक बार मैं रिकैप करा दूं, 5 भौम बगीचा के ऊपर ये 6ठी चांदनी जो 33,333 कोस का लंबा चौड़ा है, इसको भी 3 खंड में विभाजन किया, तो बाहर के खंड 11,111 में फिर 3 भाग होकर के बाहर के हिस्सा में 5 पेड़, मध्य में महल, फिर भीतर 5 पेड़, ये चारों तरफ यही शोभा है। और मध्य में जो नीचे बगीचा था उसके ऊपर जल का तालाब है, और उसमें 28 के 28 सारे थंब है, और मध्य में जल का स्तूल है। ये मान लीजिए 6ठी भौम की शोभा है। अब यही शोभा ऊपरा ऊपर 500 भौम तक जाता है। ये 6ठी भौम की जो वर्णन किया ना, ऐसे ऊपर ऊपर कितने भौम तक है, 500 भौम तक। क्यों, इसका नाम ही क्या है, अधबीज का कुंड। इसीलिए ये पुखराज के ऊंचाई अथवा बंगला के ऊपर के ताल महल अथवा उसके ऊपर के जबेर के महल, ये सब मिलाकर के जो 1000 भौम की ऊंचाई है उसका आधा, तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। तो ये एक भौम की शोभा है, ऐसे ऊपरा ऊपर 500 भौम तक जाता है ये। और ये नीचे का कितने भौम की शोभा है, ये 5 भौम की शोभा है। तो ये अधबीज के कुंड 5 भौम, 5 भौम 6ठी चांदनी के ऊपर से ये 500 भौम तक की शोभा। अब इसके पश्चात फिर ऊपर और एक शोभा है। ये 500 भौम तक तो गया, और यहां पर ये जल भरा है करके तो हम नीचे से बोल रहे हैं, परंतु ये जल भी ऊपर से आता है। अब ये 500 भौम ऊपर जाने के बाद अब इससे ऊपर फिर और एक शोभा है। ये 500 भौम से भी ऊपर और एक शोभा है। अब हम वो वर्णन करते हैं फिर तीसरे नक्शा के द्वारा, ठीक है। अब उसके लिए अब यहां पर जगह यही है, इसलिए मैं यहां पर लेता हूं
तो आपकी जानकारी के लिए ये 1 नंबर नक्शा है, ये 2 नंबर नक्शा है, ठीक है, और इसका हिसाब यहां पर बता दिया हूं। अब यहां तीसरे नंबर नक्शा बनाने जा रहा हूं। कहां की बात है ये? 500 वोम ऊपर जाने के बाद। अब 500 वोम ऊपर जाने के बाद एक बार पुनः ये ऐसे, ये 33,333 कोस का लंबा चौड़ा, ये पूरा एक बार के लिए अब पूरा प्लेन ही समझ लीजिए, ठीक है। 500 वोम ऊपर, इसके ऊपर ये, अब इसके 500 वोम के ऊपर हम यहां वर्णन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए मध्य में जो जल का स्तून आया था, ये जल स्तून, तो ये मध्य में जल स्तून ही रहा, ठीक है। और यहां प्रत्येक भौम में 3 सीढ़ी ऊंचा दीवार उठ करके मध्य में जो कुंड बना था ना, उसके जगह में यहां 500 भौम ऊपर भी ये कुंड का जगह कुंड के रूप में ही रहता है। अब ये 500 भौम में इतने में ही रहा, ठीक है। अब ये 500 भौम में रहा, तो बाहर के जो हिस्सा है चारों तरफ, इसके ऊपर और 5 भौम के महल आते हैं। अब ये 500 भौम तक अर्धविष्क कुंड का महल के नाम से वर्णन होता है। ये अब ये 500 भौम जाने के बाद फिर ऊपर जो मैं बोल रहा हूं 5 भौम तक और महल जाते हैं करके, जिस महल को खास महल कहते हैं। और वो कैसे होते हैं? अब इसमें भी जैसे ये तो अब 500 भौम में रहेगा, इसके बाहर के चारों तरफ में 5 पेड़ के ऊपर 5 पेड़ ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। भीतर भी 5 पेड़ के ऊपर 5 पेड़ ही होगा, और ये महल के ऊपर तो महल ही होगा, लेकिन वो महल का नाम चेंज हुआ और महल की जो बनावट है वो भी चेंज होता है, जिसको खास महल कहते हैं। तो वो खास महल कैसे बनते हैं, देखिए मैं यहां एक नमूना बता देता हूं। जैसे खास महल इस तरह से इस आकार में बनते हैं, ठीक है। फिर यहां ऐसे आकार में खास महल बनते हैं। तो ये चारों तरफ, यहां थोड़ा सा नमूना बनाया हूं, ये चारों तरफ महल बनते हैं। तो ये महल भी 5 भौम ऊपर गया, और इसके भीतर और बाहर दोनों तरफ के ये वृक्ष भी 5 भौम ऊपर गए। तो इसका नाम क्या कहा? खास महल। तो ये हुआ, और मध्य का भाग, ये तीसरे हिस्सा जो है ना, ये 500 भौम में ही रहता है, ठीक है यहां तक। अब ये खास महल हुआ। अब इसमें एक पॉइंट बता के रखता हूं, तो ये नीचे से ही देखेंगे तो ये अधविष के कुंड के चौतरा के साथ में, अथवा ये 500 भौम के साथ में बंगला का चौतरा और बंगला का 500 भौम जुड़ा है। फिर छठी भौम से ऊपर ये 500 भौम तक अधविष कुंड का महल गया। तो इसी के साथ में बंगला का महल जुड़ करके आया है। और हमने पहले छज्जा बढ़ने के प्रसंग में कहा था कि जिस तरह से बंगला के ऊपर के जो ताल, यानी कि वो कुंड से चारों तरफ से छज्जा बड़ा है, ये अधविष के कुंड की तरफ के महल से भी वो बंगला के ताल महल की तरफ छज्जा बढ़ करके 250 भौम में जा करके ये भी मिलन हुआ। इसका अर्थ ये अधविष के कुंड का महल और बंगला का महल, यानी कि ताल महल, आपस में मिल करके गए हैं। और ये खास महल जो 5 भौम का आया है, यहां तक भी ये मिल करके गए हैं। अब ताल का जल जो है उसको अधविष के कुंड में उतारना है। तो जैसे देखिए यहां पर ताल महल को जोड़ेंगे तो यहां तक तो ऊपर से वो 7 नहर से जल आने की बात थी ना, वहां तक तो आएगा। लेकिन अब यहीं से यहीं इसी के ऊपर से जल छोड़ने को तो नहीं बनेगा, तो जल तो यहां तक ला करके उतारना होगा। इसीलिए जिस तरह से वो पुखराज के पूर्व दरवाजा के सामुन्य में 7 दहलान होकर के
उसमें से 4 नहर के द्वारा ताल में जल उतरा था, और ताल से भी फिर अधबीज के कुंड की तरफ जाने के लिए 7 दहलान के बीच में 4 नहरें होकर के गए थे। तो उस नहर को अधबीज के कुंड के मध्य भाग तक लाने के लिए जैसे ही ये 500 भौम अधबीज के कुंड का महल उठा, उसके बाद बाकी सब तो यही 500 भौम में ही रह गया। ठीक है, और ये खास महल 5 भौम तक उठ करके रह गया। लेकिन ये पश्चिम की तरफ 400 कोस की चौड़ाई के ये एक हांस में यहां पर 8 थंब ऐसे लग करके इसमें दहलान हुआ है। यहां 8 थंब होकर के दहलान हुआ है। ठीक है, जैसे वो पुखराजी ताल के पश्चिम तरफ 400 कोस की चौड़ाई में 8 थंब के बीच में 7 दहलान हुआ था ना, ऐसे ही अधबीज के कुंड, अब यहां पर ये कुंड का भाग है, तो इसके पश्चिम तरफ 400 कोस की चौड़ाई में ये दहलान उठ करके जाता है। अब ये दहलान ऊपरा ऊपर 480 भौम तक जाता है। 480 भौम तक क्यों? क्योंकि इधर ताल के साथ में आया हुआ ताल महल का ऊंचाई कितना है? 980 भौम है। 980 भौम से ताल के पूर्व तरफ से वो 4 नहरें निकल रहा है, तो उसको अधबीज के कुंड की तरफ जोड़ना है। तो 500 भौम अधबीज कुंड का यहां तक आया। अब 980 भौम तक पहुंचाने के लिए बाकी कितना रहा? 480 भौम। तो 500 भौम प्लस 480 भौम 980 भौम होता है। इसीलिए ये अधबीज के कुंड के 500 भौम के पश्चात बाकी सब तो यहीं पर रहा, और चारों तरफ ये खास महल 5 भौम तक उठा है, और ये 400 कोस की चौड़ाई में दहलान ये सीधा 480 भौम ऊपर तक गए हैं। अभी इतना समझ के रखिए। और अब वो 480 भौम ऊपर से ताल से नहरों के द्वारा होकर के आया हुआ जल यहां शोर झरना के रूप में 480 भौम से उतरते हैं। तो उतरते समय वो शोर झरना किस तरह से उतरते हैं वो हम दूसरे नक्शा से देखेंगे, फिर वर्णन करेंगे। ठीक है, जो भी हो 480 भौम से जल उतरते समय पूरा ये जल ये कुंड में भर करके उतरा, यहां पूरा भर करके उतरा। तो ऊपर से देखते समय यहां मध्य का जो जल का स्तून है ना, ये अलग दिखाई नहीं देता है, पूरा ऊपर से जल उतरा है। तो यहां पर तो पूरा जल भर करके आया है ना। अब मध्य में इस तरह से जल उतर रहा है, ठीक है, कुंड में। तो इसके चारों तरफ ये खास महल है ना, ये खास महल ये अधबीज के कुंड के 500 भौम से भी 5 भौम ऊपर तक चारों तरफ आया है। तो ये खास महल में बैठ करके ये कुंड में जल उतरते हुए दृश्य को देख सकते हैं। ये खास शोभा को यहां महल में बैठ करके देखने का है, इसीलिए ये 5 भौम के महल को खास महल करके बताया। ठीक है, तो यहां पर जल उतरा। अब यहां जल उतरने के बाद अब ऊपर की शोभा वर्णन करना बाकी है, परंतु ये जल का प्रसंग में थोड़ा सा बता ही देता हूं। अभी यहां जल उतरने के बाद मूल जल तो ये मध्य का जो स्तून है ना, बृहत स्तून, उसके लिए पहले ही बताया हूं कि वो नीचे से जल आया नहीं, अब ऊपर से आया हुआ जल उसके अंदर से नीचे तरहट्टी में उतारना है। तो मूल जल तो यहां से सीधा नीचे तरहट्टी में जा ही रहा है, और ये चारों तरफ ये भाग जो है, ये जो बृहत कुंड का रूप बना है, इसका सीधा नीचे देखेंगे तो ऐसे तो प्रत्येक भौम में है ना, ये मध्य का स्तून ही यहां 500 भौम में आकर के घुला है। बाकी चारों तरफ का ये 3 सीढ़ी गहरा ताल तो प्रत्येक भौम में वर्णन किया। तो वो प्रत्येक भौम में जल कहां से जाता है? तो नीचे प्रत्येक भौम में 28 के 28 सारे थंब करके वर्णन किया था ना। इसका अर्थ क्या हुआ? ये कुंड के सीधा नीचे नीचे के भौम में देखेंगे तो 28 के 28 सारे थंब आकर के उसके ऊपर साथ में लगा है, जो हमने यहां वर्णन किया। तो ये ऊपर से उसी थंब के द्वारा, अब वो थंब को उस अर्थ में देखेंगे तो स्तून, क्योंकि जहां से
जल नीचे उतर रहा है, तो यहां से जल एक भौम नीचे उतर करके वही जल विस्तार होकर के यहां जो हमने तालाब यानी कि कुंड का वर्णन किया था ना, यहां पर जल भरता है। फिर इसमें भर करके वहां से फिर उससे नीचे वाला भौम में जो 28 के 28 सारे थंब लगे हैं, उस थंब के द्वारा एक भौम नीचे उतर करके फिर उस भौम में भी तालाब बनते हैं। तो प्रत्येक भौम 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 से उतरते 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 500 भौम में ही ये तालाब बनते हैं जो ऊपर से आया हुआ जल है। और उसमें मूल जल का स्रोत तो मध्य के स्तून से सीधा नीचे जाते हैं, वो बता ही दिया। ठीक है, तो अब ये 500 भौम तक गया। उसके पश्चात फिर ये नीचे का जो 5 भौम का वर्णन किया है ना, इसमें 28 के 28 सारे थंब है। इन्हीं थंबों के द्वारा उतर करके ये सारे बगीचों को सिंचन करते हुए अधबीज के कुंड के चबूतरा तक भी पहुंचा है ये। ठीक है, अब चबूतरा में पहुंचने के बाद ये चबूतरा से फिर यही जल नीचे तरहट्टी में जाते हैं। तो तरहट्टी में जाने के लिए कहां से जाए, तो अधबीज के कुंड के तरहट्टी का वर्णन करते समय पहले 10 हारे महल, उसके बाद भीतर 10 हारे बगीचा और उसके मध्य भाग में जल का कुंड, ऐसा वर्णन किया है ना। तो वो जल के कुंड के मध्य भाग में ये बृहद जल का स्तून है। तो ये चबूतरा के भीतर किनार से उसी जल के स्तून के साथ में होकर के ये नीचे अधबीज के कुंड के तरहट्टी में पहुंचते हैं और तरहट्टी के वो मध्य का कुंड में होकर के फिर यही जल सीधा पूर्व की तरफ नहरें होकर के जाते हैं और वो मूल कुंड से जमुना जी के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहां जल उतरने के प्रसंग से लेकर के नीचे तरहट्टी तक पहुंचने का प्रसंग मैंने यही नक्शा सामने में होते समय ही बताया। हालांकि ताल के जल यहां 16 धारा होकर के किस तरह से उतरते हैं ये वर्णन करना बाकी है, वो तो हम वर्णन करेंगे। परंतु उतरने के बाद ये जल मूल सीधा नीचे गया और कुछ अंश जल ये 28 के 28 सारे थंब से भौम भौम होते हुए नीचे गए। ये जल उतरते समय यहां से 480 भौम से ऊपर से जल उतरते हुए शोभा देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अधबीज के कुंड को समग्र में हम 3 सेक्शन में समझ सकते हैं। 3 सेक्शन मतलब चबूतरा के ऊपर ये नक्शा बनाया, ये पहला सेक्शन जो 5 भौम तक की शोभा है। उसके बाद दूसरा सेक्शन 6 भौम से लेकर के 500 भौम तक, ठीक है, ये शोभा भी वर्णन किया। 500 भौम से ऊपर फिर तीसरा सेक्शन, ये मध्य का कुंड यही रहा, चारों तरफ खास महल 5 भौम तक गए हैं और उसी में ये पश्चिम तरफ 400 कोस की चौड़ाई को लेकर के ये दहलान 480 भौम ऊपर जा करके उधर तालाब के साथ में आया हुआ महल जो 980 भौम का था उसके साथ में मिलन किया है। मतलब तालाब की तरफ से भी वो दहलान ही आया है, दहलान के साथ में दहलान मिलन होता है। तो तालाब की तरफ से पूर्व में आया हुआ 7 दहलान तो कल ही हमने वर्णन किया था, उसके साथ में इसका मिलन होता है। तो अब आगे वो तालाब का दहलान और ये अधबीज कुंड का दहलान किस तरह से मिलते हैं और फिर वो तालाब का जल आकर के सूरज झरना के रूप में किस तरह से उतरते हैं, ये वाला दृश्य फिर हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप ये 3 सेक्शन में जो नक्शा बनाया है इसको आप नोट करिए। उससे भी पहले ये अधबीज का कुंड का जो अभी हमने ये शोभा वर्णन किया उसको मैं पॉट के नक्शा के द्वारा दिखाता हूं। उसके बाद आप ये नोट करिए क्योंकि अब आगे जो खड़ा दृश्य यहाँ बोर्ड में जगह चाहिए और फिर ज्यादा प्रसंग आगे बढ़ने से वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल भी पड़ता है। तो इतना नोट करने के पश्चात फिर आगे हम वो ताल से अधबीज के कुंड की तरफ जल उतरने के लिए वो 480 भौम जाकर के किस तरह से मिले हैं और वो 4 नहरों के द्वारा शोर झरना के रूप में फिर किस तरह से जल उतरते हैं वो वर्णन करेंगे। अब अभी के लिए ये अधबीज के कुंड की शोभा जो हमने चबूतरा से ऊपर 5 भौम, फिर उससे ऊपर 500 भौम, फिर उससे ऊपर 5 भौम और ये 400 कोस की चौड़ाई में 480 भौम वाली शोभा जो वर्णन किया इसको नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, ये अधबीज का कुंड पेज नंबर 75 का नक्शा है।
ये अद्विज के कुंड के भौमभर चबूतरा के ऊपर की शोभा है, जिसको 3 खंड में विभाजन किया। देखिए बाहर के खंड चारों तरफ 5 पेड़, 4 फीलपाई और 5 पेड़ है, और मध्य तीसरी हिस्सा जो है उसमें ये बगीचा है। तो यही बगीचा के लिए कहा 27 के 27 सारे बगीचा, और इसमें 28 के 28 सारे चेहबच्चा है। इन चेहबच्चों में थंब लगे हैं, ठीक है। और ये मध्य में देखिए ये 400 कोष यानी कि एक बगीचा की लंबाई चौड़ाई में बृहद जल का स्तून है। तो ये 1 भौम की शोभा है। ऐसे ही ऊपर 5 भौम तक है। तो इससे से 5 भौम तक की शोभा को समझना है जो चबूतरा से ऊपर के है। अब इसके 5 भौम छठी चांदनी से ऊपर की शोभा हम दूसरे नक्शा से देखेंगे। अब इसमें देखिए अद्विज के कुंड की छठी भौम कहा, ठीक। ये 76 पेज का नक्शा है। तो देखिए तो ये नीचे 5 पेड़ आया था, उसके ऊपर 5 पेड़ ही है। 4 फीलपाई आया था, उसके ऊपर ये महल आया है, और भीतर 5 पेड़ आया था, उसके ऊपर 5 पेड़ ही आया है। बाहर का हिस्सा पूरा हुआ। और भीतर के हिस्सा में देखिए यहाँ चारों तरफ से दीवार उठ करके इधर से सीढ़ी चढ़ा है और भीतर सीढ़ी उतरी है, और इसके मध्य में पूरा ये तालाब है, और तालाब के मध्य में ये है 400 कोष का लंबा चौड़ा वो बृहद जल का स्तून, और ये तालाब के अंदर ही 28 के 28 सारे थंब है। तो ये हुआ छठी भौम की शोभा। ऐसे ही ऊपर 500 भौम तक गया है। तो अब फिर ये 500 भौम के ऊपर की जो शोभा है हम तीसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिए 500 भौम के ऊपर की ये शोभा, ये खास महल करके कहा। तो ये 77 नंबर पेज का नक्शा है। तो ये देखिए इसमें भी 3 खंड ही हुआ है। बाहरी खंड में 5 पेड़ और महल और 5 पेड़ जैसा का तैसा ही है, परंतु ये महल जो है ये महल का बनक परिवर्तन हुआ। तो ये खास महल है। 500 भौम के अद्विज के कुंड के महल के ऊपर ये खास महल का ऊंचाई 5 भौम का है, और ये भीतर भी वृक्ष है, और मध्य में ये देखिए कुंड है। तो ये मध्य के ये कुंड, इसके मध्य भाग में वो नीचे से आया हुआ 400 कोष का लंबा चौड़ा जल का स्तून। अब ये ऊपर से जल उतरते समय ये नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहां जल उतरने के बाद मूल जल उसके अंदर से तरट्टी में जाता है, और कुछ अंश जल ये बाहर के चारों तरफ से जो नीचे से आया हुआ 28 के 28 सारे थंब से भौम भौम उतरते उतरते जाते हैं। तो ये 5 भौम तक की ये खास महल की शोभा, और उसके बीच में ये अद्विज के कुंड यानी कि कुंड की शोभा है। अब इसी में देखिए 500 भौम से ऊपर ये पश्चिम दिशा की तरफ यानी कि अद्विज के कुंड के पश्चिम दिशा की तरफ, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हार थंब के द्वारा दहलान होकर के ये दहलान अद्विज के कुंड के 500 भौम से भी ऊपर 480 भौम तक जाकर के ये इससे पश्चिम दिशा में पुखराजी ताल है, और पुखराजी ताल के पूर्व तरफ ये जो दहलान आया है जो हमने कल भी उसका वर्णन किया था, वो दहलान और ये अद्विज के कुंड की तरफ का दहलान मिल जाता है, और वो पुखराजी ताल के 980 भौम के ऊपर से 4 नहर के द्वारा आया हुआ जल अद्विज के कुंड के 500 भौम ऊपर के चांदनी से ऊपर देखेंगे तो 480 भौम ऊपर तक ये दहलान जा करके ये पुखराजी ताल के तरफ के दहलान से मिल करके ये 4 नहर ये कुंड के ऊपर तक आता है, और यहां से ये 4 नहर ही शोर झरना के रूप में होकर के 480 भौम ऊपर से यहां कुंड में जल उतरता है, जो दृश्य ये खास महल में बैठ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 खंड में ये अद्विज के कुंड की शोभा हुआ। अब उसके पश्चात ये ताल का महल और अद्विज के कुंड के ये दहलान जुड़ करके किस तरह से शोर झरना के रूप में जल उतरते हैं वो दृश्य हम फिर बाद में देखेंगे। तो इस तरह से ये अद्विज के कुंड के जो प्रसंग हमने नीचे का 5 भौम, फिर ऊपर का 500 भौम, उससे ऊपर का खास महल 5 भौम, फिर ये दहलान 480 भौम ऊपर तक गए, ये शोभा पॉट के नक्शा के माध्यम से भी देखा। अब इसको आप नोट करिए, उसके पश्चात फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब तक हमने बंगला के ऊपर के ताल और ताल महल के विषय में वर्णन किया, जो कल ही वर्णन हुआ था। तो आज बंगला के पूर्व तरफ अद्विज के कुंड के प्रसंग में अद्विज के कुंड के
चबूतरा के ऊपर 5 भौम, उससे ऊपर फिर 500 भौम, उससे ऊपर फिर 5 भौम, यानी कि खास महल की शोभा। ये 3 खंड में अद्विज के कुंड की शोभा को वर्णन किया और उसमें कहा कि 500 भौम के ऊपर अद्विज के कुंड के पश्चिम तरफ का मध्य 400 कोष की चौड़ाई में दहलान ऊपर 480 भौम तक गए हैं, जो पुखराजी ताल के पूर्व तरफ आया हुआ दहलान के साथ में मिल करके अब ये ताल के 980 भौम ऊपर से 4 नहर के द्वारा पूर्व की तरफ जल जा करके शोर झरना के रूप में अद्विज के कुंड में 480 भौम से जल उतरते हैं। तो ये प्रसंग हम बता रहे हैं। अब ये ताल के पूर्व तरफ का दहलान और अद्विज के कुंड के पश्चिम तरफ का दहलान आपस में मिल करके वो 4 नहर के द्वारा फिर शोर झरना के रूप में जल किस तरह से उतरते हैं, उसके लिए हम खड़ा दृश्य यहां पर नक्शा के द्वारा थोड़ा सा वर्णन करेंगे, उसको फिर पॉट के नक्शा के माध्यम से समझेंगे। तो अब देखिए यहां पर जितना जरूरत है मैं उतना ही नक्शा बनाता हूं। अब देखिए जैसे कि ये अद्विज का कुंड का ये चबूतरा है। अब इससे पहले जो शोभा वर्णन किया उसको यहाँ खड़ा नक्शा के द्वारा थोड़ा सा देखें तो मध्य में ये बगीचा ये 5 भौम तक है, ठीक है, और बाहर 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ होकर के ये भी 5 भौम तक ही है। तो ये 5 भौम करके समझ लीजिए। और इसके मध्य भाग से एक जल का स्तून ऊपर को गया है, तो ये 5 भौम की शोभा हुई। इसके पश्चात फिर ऊपर 6ठी भौम से ये वृक्ष के ऊपर वृक्ष, फिर यहाँ ये 4 फिलपाई के ऊपर, जैसे यहाँ देखेंगे तो ऐसे 5 पेड़ 4 फिलपाई फिर 5 पेड़ इस तरह से था ना, इसके ऊपर ये महल हुआ, फिर ये भीतर वृक्ष के ऊपर वृक्ष हुआ। तो इस तरह से ये ऊपरा ऊपर कितने भौम तक गए, 500 भौम तक गए। अब इसको मान लीजिए इधर से ये 500 भौम तक गए, तो ये सीधा 500 भौम तक गया है। तो वैसे अब परंतु ये तो प्रत्येक भौम पढ़ते जाते हैं ना, तो इस तरह भौम पढ़ते पढ़ते ये 500 भौम ऊपर तक गया, ठीक है। और ये इस तरफ का है, इस तरह से ये शोभा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो यहां प्रत्येक भौम में तालाब के विषय में जो बात किया, यहां से 3 सीढ़ी ऊंचा दीवार, यहां तालाब होते हैं, ये तालाब प्रत्येक भौम में होने की बात ये भी है। और इसके अंदर 28 के 28 सारे खंभ की बात हुई। तो इस तरह से ये 500 भौम ऊपर तक गया, ठीक है। अब उसके पश्चात फिर ये जो कुंड का जगह है ये तो यहीं पर रहा, इसके चारों तरफ, ये तो अब अर्ध नक्शा में दिखाया है, बाकी इसके चारों तरफ देखे तो यहाँ पेड़ और खास महल और पेड़ करके यहाँ खास महल फिर 5 भौम ऊपर तक आया है। और इसके साथ में ये वृक्ष भी होने से इस तरह से आया, और इस तरफ से भी वही दृश्य दिखाई देता है। तो ये 500 भौम ऊंचा अद्विज का कुंडा हुआ। अब इसके साथ में फिर पश्चिम तरफ देखे तो बंगला का चबूतरा के ऊपर जो ताल और ताल महल का प्रसंग जुड़ जाता है, इसीलिए उसके लिए देखिए इधर ये अद्विज के कुंड के साथ में जुड़ करके ये बंगला का चबूतरा है, ठीक है। अब ये बंगला के चबूतरा के ऊपर भी ये 5 भौम तक की जो शोभा है। अब मध्य में बंगला और बाहर 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ होकर के ये सारा शोभा पहले ही वर्णन किया। अब बंगला के ये 6ठी चांदनी के ऊपर से यहाँ ये कुंड होकर के अब ये छज्जा बढ़ते 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 ऐसे फैल करके इधर भी ऐसे फैल करके इधर भी छज्जा ऐसे फैल करके गए 250 भौम ऊपर तक, ठीक है।
और उसके बाद फिर ये सीधा ऊपर ताल, ये सीधा ऊपर ताल गए और ये बंगला के ऊपर के एरिया तक यहां से ये महल आते हैं। और इसके साथ में इधर देखें तो फिर पुखराज के चौतरा के साथ में मिलकर के ये पुखराज के महल भी यहां जुड़ करके आते हैं, ये पहले ही वर्णन हुआ। ठीक है, अब ये ताल जो है इस तरह से 980 भौम तक ये गए हैं। और ताल के साथ में आया हुआ ये जो महल है, तो ये महल देखिए बंगला का एरिया तो ये है ना, यहां तक ये गया, ये पुखराजी ताल और ताल के साथ में आया हुआ ये ताल महल, इसका ऊंचाई नीचे से 980 भौम तक गया है। और इधर से भी देखिए ये 980 भौम का ही है। और यहां पुखराज के चांदनी को देखेंगे तो ये ताल से ये पुखराज का चांदनी और 20 भौम ऊपर है, जो हमने पहले ही वर्णन किया। और ये चांदनी के बराबर जाने के लिए यहां ताल के पश्चिम तरफ से 7 दहलान होकर के ये 20 भौम ऊपर तक गया और चारों तरफ तो जबेर का महल करके कहा। और ये 20 भौम ऊपर जा करके पुखराज के चांदनी के बराबर में इसने मिलन करके 7 दहलान के बीच में 4 नहर के द्वारा 4 झरना यहां ताल में उतरने की बात हमने ये पहले ही वर्णन किया है। ठीक है, अब ये जल को ये 980 भौम ऊपर से पूर्व की तरफ ले जा करके अद्विज के कुंड में उतारना है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ देखेंगे तो ऐसे यहां से भी 20 भौम तक ये जवेर का महल तो गया ही है। ठीक है, इधर से भी 1000 मंदिर का, इधर से भी 1000 मंदिर का ऊंचाई में हुआ। अब 980 भौम के ऊपर से यहां 400 कोस की चौड़ी जगह जो है उसमें 7 दहलान बन करके अब वो 7 दहलान के बीच से 4 नहर होकर के, ये 980 भौम ऊपर की बात हो रही है, 4 नहरें होकर के, जैसे यहां छोटा रूप में मैं बता दूं, ऐसे 1 नहर, 2 नहर, 3 नहर, 4 नहर होकर के ये ताल का जल कहां से 980 भौम से ये पूर्व की तरफ गए। अब यहां देखिए बंगला के चबूतरा के सीधा तक ये ताल महल यहां तक तो आया, यहां से इधर ये अद्विज का कुंड है, तो अद्विज के कुंड 500 भौम तक तो गया। अब यहीं से जल उतारना तो बनता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो बांध है, फिर महल है, फिर है, और कुंडा का एरिया तो यहां तक है। देखिए ये यहां है ना खास कुंडा का एरिया, तो इसीलिए अब इसको इसके सीधा यहां तक ले जाना होगा, तब यहां से जल उतारते हैं। इसीलिए ये जो 500 भौम अद्विज का कुंड आने के बाद उसके ऊपर ये कुंडा का भाग हुआ, तो इसके पश्चिम दिशा में 400 कोस की चौड़ी जगह लेकर के यहां से 8 थंब के बीच में दहलान होकर के ये दहलान कितने भौम ऊपर तक गए, यहां से 480 भौम तक गए। देखिए अब ये यहां ये एरिया, ये पूरा एरिया 480 भौम तक दहलान उठा। अब दहलान उठते समय क्या हुआ, ये ताल महल के तरफ का दहलान जो हमने पहले ही वर्णन किया, और ये अद्विज के कुंड के 500 भौम से ऊपर आया हुआ ये दहलान यहां आपस में मिला। और ये दहलान मिलने से इसके ऊपर मतलब नीचे से देखेंगे तो 980 भौम ऊपर भी ये दहलान यहां तक आया। इसीलिए अब ये नहर यहां से निरंतर आगे जा रहा है, 2, 3 नहर, 4 नहर। ठीक है, तो यहां तक ये ताल महल के ऊपर की बात है ये, और इसी के साथ में अद्विज के कुंड की तरफ से आया हुआ ये दहलान जुड़ गया, तो ये नहर सीधा होकर के यहां ताल से निकल करके सीधा ये देखिए ये कुंड के ऊपर तक गया। ठीक, 480 भौम ऊपर है ये। अब यहां आने के बाद ये जल नीचे उतरते समय 16 झरना का रूप होकर के उतरते हैं।
वो 16 झरना कैसे होते हैं? यहां किनार में आने के बाद इसमें ध्यान से देखिए, ये 4 नहर पहले सीधा 1600 कोस का लंबा छज्जा होकर के जाते हैं। मैंने यहां पर एक ही दिखाया हूं, इसको खड़ा दृश्य के द्वारा हम पॉट के नक्शा से सहजता से समझ सकते हैं। ये ऊपर से 1600 कोस का लंबा छज्जा गया और ये छज्जा के ऊपर से ये नहरें इस तरह से यहां तक ही गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहां तो 16 झरना बनाना है, इसीलिए इससे नीचे का एक भौम से 1200 कोस का लंबा छज्जा गया है ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये इससे एक भौम नीचे का छज्जा 1200 कोस तक गया, उसमें पानी उतरने के लिए ये ऊपर का जो 4 नहरें था उसी के बीच में यहां एक नहर में 1, दूसरी नहर में 2, तीसरी नहर में 3, चौथी नहर में 4 करके यहां से पाइप लगा है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पाइप के द्वारा यहां पर जल उतरता है। तो मूल रूप में ये 1, 2, 3, 4 ये तो है ही। ठीक है, तो ये 1200 कोस में गया हुआ छज्जा ने, मतलब इससे 400 कोस के भीतर में एक एक नहर से एक एक पाइप के द्वारा होकर के एक भौम नीचे ये जल 4 धारा का रूप दिखाई दिया। फिर इससे भी नीचे एक भौम में आकर के जहां से 1200 कोस का लंबा छज्जा गया है और उस छज्जा के यहां नीचे जल उतरने के लिए यही ऊपर के नहर से 1, 2, 3, 4 पाइप के द्वारा ये पाइप ने 2 भौम की जगह को पार करके, क्योंकि एक भौम 2 भौम को पार करना होगा ना, 2 भौम नीचे ये पाइप के द्वारा जल यहां तक उतरा है। ठीक है, फिर तीसरे भौम में 400 कोस का छज्जा गया और ये 400 कोस के छज्जा के नीचे भी जल उतारने के लिए यहां से 1, 2, 3, 4 पाइप, जिसने 3 भौम को ये पाइप ने पार किया, 1, 2, 3, 4 करके, तो इससे भी 4 पाइप यहां तक आया। ठीक है, तो यहां से देखते समय क्या हुआ, ये 400 कोस, 800 कोस, 1200 कोस, 1600 कोस, तो इस तरह से छज्जा हुआ और यही ऊपर से आया हुआ 4 नहर ही यहां से 4 पाइप द्वारा नीचे उतरा, ये 4 झरना होगा। 400 कोस आगे से 4 पाइप के द्वारा नीचे उतरा, 4 झरना होगा। फिर 400 कोस आगे से 4 पाइप के द्वारा नीचे उतरा, 4 झरना होगा और ये किनार में जाकर के 4 झरना होकर के कुल कितना हुआ, 4, 4, 16 झरना हुआ। अब ये 16 झरना के रूप में ये जल सीधा नीचे उतरते समय 480 भौम के ऊंचाई से यहां नीचे ये जल अद्विज कुंड के ताल में उतरता है। देखिए ये ताल का एरिया था ना, ये ताल में जल उतरता है 16 झरना के रूप में। ठीक है, अब ये दृश्य को खास महल के ऊपर बैठ करके देखते हैं। यहां ताल में जल उतरने के बाद ये पूरा ताल भर रहा है। उसके बाद तो आगे जो पहले ही वर्णन किया है, मूल जल यहां से सीधा ये स्तून भर करके सीधा तरहट्टी में जाते हैं और कुछ अंश जल यहां पर ताल बना, तो इसके नीचे यहां जो ताल ही है, तो यहां से 28 के 28 सारे थंब लगे हैं ना, थंब के द्वारा ये जल नीचे उतरते हैं। यहां पर भी ताल बन जाता है, फिर यहां से उतर करके यहां पर भी ताल अथवा जल का कुंड प्रत्येक भौम भौम होते हुए 500 भौम तक उतरता है। उसके बाद फिर ये बगीचा में भी उतर करके फिर यहां से होते हुए ये नीचे जो तरहट्टी में मध्य में जो कुंड है, ये कुंड में आता है। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब यहां अद्विज के कुंड से पूर्व तरफ ये नहरें जाते समय इस नहर में कितने पेड़ के पानी है, 2 पेड़ के पानी है। कैसे, देखिए पुखराज के मध्य में जो खजाने का ताल था, वहां से पूर्व तरफ के पेड़ से एक पेड़ का पानी नहर नहर होते हुए पूर्व तरफ जाकर के बंगला का चौतरा का तरहट्टी के मध्य के कुंड होते हुए अद्विज के कुंड के तरहट्टी के मध्य के कुंड में आया। तो एक नहर का पानी तो ये तो है ही। और पुखराज के
तरहट्टी से मध्य का पेड़ से एक पेड़ पानी पूरा ऊपर आकाशी महल के चांदनी तक गया था। जो पानी आकाशी महल के चांदनी से 1000 भोम नीचे उतर करके पुखराज के चांदनी तक तो एक रूप में आया। पुखराज के चांदनी से यह पानी 2 भाग में विभाजन हुआ और आधा पानी, ये देखिए आधा पानी सारे महलों को सिंचन करते हुए यहां से बंगला के चांदनी में आकर के फिर 5 भोम नीचे उतर करके चौतरा से ये बंगला और पुखराज के मध्य का जो कुंड था ना, यहां उतरे। तो यहां से फिर पूर्व की तरफ नहर के साथ में मिलकर के जाते समय ये पुखराज और बंगला के मध्य के कुंड तक आते समय पानी एक पेड़ का ही पानी था। यहां से आगे जाते समय 1.5 पेड़ का पानी हुआ, क्योंकि मध्य का पेड़ का आधा पानी यहां आकर के मिले। तो ये बंगला के तरहट्टी के ताल से फिर अधबीज के कुंड के तरहट्टी के ताल तक जाते समय 1.5 पेड़ का पानी ही था। अब इसमें फिर आधा पेड़ का पानी पुखराज के चांदनी से पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने के 7 दहलान में से 4 नहरें होकर के 4 झरना के रूप में 20 भोम उतर करके ताल में आया। यही पानी फिर ताल के पूर्व तरफ से 7 दहलानों के बीच में 4 नहरें होकर के यहां अधबीज के कुंड के ऊपर 480 भोम ऊपर आकर के 16 झरना के रूप में ये अधबीज के कुंड में जल उतरा। यहां से ये पानी उतरते उतरते अधबीज के कुंड के तरहट्टी में पहुंचा। तो ये आधा पेड़ का पानी है और यहां नीचे तरहट्टी में नहर के द्वारा 1.5 पेड़ का पानी आया था। अब अधबीज के कुंड से पूर्व की तरफ नहरे जाते समय 2 पेड़ का पूरा पानी आगे जाता है और वही ढपी चौतरा का तरहट्टी, मूल कुंड का तरहट्टी, फिर मूल कुंड से आगे जाकर के श्री जमुना जी के रूप में यही जल प्रकट होते हैं। तो जमुना जी में 2 पेड़ का जल है। ठीक है, तो इसको भी देखना है। तो विशेष करके अभी हमने विशेष ये ताल महल के साथ में ये अधबीज कुंड का महल को यहां जोड़ करके ये दहलान 480 भोम तक ले गए और ये नहर के द्वारा आगे जाकर के 16 झरना के रूप में जल उतरने की शोभा को देखा। अब इसके बाद फिर देखिए ये पुखराजी ताल के साथ के ताल महल के ऊपर तो 20 भोम तक यहां ऊपर महल आया है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, तो इसके ऊपर भी 20 भोम तक ये महल आया है। जहां से नहरें आए हैं इसके ऊपर भी ये 20 भोम तक महल आया है और यहां से ये झरना उतरते हैं। तो ये दृश्य को दिल दिमाग में रखिए। अब इसको पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे हम। अब ये नक्शा देखिए, अभी जो हमने वर्णन किया इसी नक्शा के द्वारा ही पकड़ना है। तो जैसे देखिए ये अधबीज का कुंड हुआ, तो अधबीज के कुंड चबूतरा से ऊपर ये 5 भोम तक का एक शोभा है। उसके बाद फिर 6 भोम से ऊपर 500 भोम तक ये दूसरी शोभा है और 500 भोम तक ये अधबीज का कुंड शहीद महल गया। इसके बाद फिर 5 भोम तक इधर से देखिए ये खास महल है। ये अधबीज के कुंड की तरफ की बात हुई। तो इस तरफ बंगला की तरफ देखेंगे तो बंगला के चबूतरा के ऊपर ये 5 भोम तक बंगला गए। उसके बाद ये ताल महल फैलते फैलते जा करके ये पूरा ताल 980 भोम तक गए और इसके साथ में ताल महल है। फिर इसके ऊपर 20 भोम तक का जवेर का महल, ये तो पहले से ही वर्णन कर ही रहे हैं। अब यहाँ विशेष देखने की बात यह है कि ताल के साथ में आया हुआ ये ताल महल यहां तक है और ये अधबीज के कुंड 500 भोम तक आया। अब ये ताल के द्वारा आया हुआ जल को अधबीज के कुंड में उतारने के लिए अधबीज के कुंड के 500 भोम से ऊपर ये पश्चिम तरफ 400 कोस की चौड़ाई में दहलान 980 भोम तक गया और ये ताल के तरफ के दहलान के साथ में मिलकर के देखिए यहाँ 980 भोम से ये ताल का जल ये 4 नहर के द्वारा होकर के आगे गए और यहाँ देखिए ये 16 झरना के रूप में यहाँ पर जल उतर रहे हैं। तो यहाँ से ये नमूना को देखिए। अब आगे यहाँ 16 झरना के रूप में जो जल उतरने की शोभा दूसरे नक्शा के द्वारा और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, तो उस नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये नक्शा को देखिए, अधबीज के कुंड की 16 चादरें करके कहा, ये 78 पेज का नक्शा है। तो इससे पहले
ताल महल और ये अद्विज के कुंड की तरफ के महल के ऊपर की ये दहलान की जो बात हुई थी, तो ये देखिए, तो यहां से मालूम पड़ता है एक गुर्ज और दूसरे गुर्ज के बीच में ये 400 कोस की चौड़ाई है ना। अद्विज की कुंड तो 500 भौम तक ही रहा, और ये खास महल ये 5 भौम दिखाई दे रहा है। और ये पश्चिम तरफ देखेंगे तो ये दहलान 480 भौम तक गया, और उधर ताल के महल के साथ में आया हुआ दहलान के साथ में जुड़ करके ये देखिए 4 नहरें इस तरह से आया है। और ये 4 नहर से सोर झरना कैसे हुआ, जैसे कि कहा ये सबसे ऊपर का ये 1600 कोस तक गया, और यहां से 4 झरना उतरते हैं। उससे नीचे के एक बॉम्ब में ये छज्जा जो है ये 1200 कोस तक गया। तो यहां बारीकी से देखिए 1 2 3 4 पाइप के द्वारा यहां नीचे पाइप उतरा है, तो ये 4 झरना यहां बढ़ गया। फिर ये तीसरी भौम नीचे से ये 800 कोस का छज्जा गया, और यहां बारीकी से देखिए 1 2 3 4 पाइप होकर के ये नीचे 2 भौम के नीचे तक ये पाइप जाकर के 4 झरना और बढ़ गया। और फिर यहां से भी नीचे ये 400 कोस के छज्जा जा करके यहां ऊपर से 1 2 3 4 पाइप लग करके 3 भौम नीचे तक उतर करके फिर यहां से पानी 4 पाइप लाइन होकर के नीचे उतरा है। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, एक एक में 4 4 होने से 4 4 16 झरना के रूप में ये जल उतरते हैं। यहां से नीचे जल उतरते समय ये 480 भौम नीचे उतरते हैं, और ये जल ये अद्विज के कुंड में पड़ता है, जो दृश्य खास महल में बैठ करके देख सकते हैं। और ये नहर से भी ऊपर देखेंगे तो ये उधर जो जबेर का महल था उसके बराबर में ये ऊपर भी महल आया है। तो इस तरह से 2 गुर्ज के बीच में एक एक में 4 4 होकर के 16 झरना इस तरह से उतरते हैं। और यहां से नीचे तरहटी तक जल किस तरह से जाते हैं, ये सारी शोभा तो हमने पहले ही वर्णन किया है। तो ये 16 झरना के रूप में अद्विज के कुंड में जल उतरने की शोभा यहां से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये पुखराजी ताल से अद्विज के कुंड में जल जाने का जो प्रसंग, तो ये भी हमने वर्णन सहित पॉट के नक्शा के माध्यम से देखा। तो अब इसको आप जो भी नोट करना है वो नोट करिए। तो आज का समय पूरा हुआ, इसलिए आज हमने वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन नहीं कर पाए, और कल भी पुखराजी ताल का प्रसंग वर्णन कर चुके थे, तो उसको भी वृत्ति से पढ़ना बाकी है। परंतु उसके साथ में ये अद्विज का कुंड का प्रसंग जुड़ ही जाता है, इसीलिए ये अद्विज का कुंड का प्रसंग आज हमने वर्णन किया। तो अब कल एक साथ में पुखराजी ताल सहित अद्विज के कुंड का ये सारा प्रसंग वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले ही ये जो भी शोभा वर्णन हुआ है इसको बहुत अच्छी तरह से चिंतन करके मनन करके दिल दिमाग में बिठा करके आइए, ताकि वृत्ति के शब्द से अध्ययन करते समय वो एक झलक हृदय के अंदर ही हम महसूस कर सके। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।